नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य 0.60 सेंटीमीटर है और इसकी स्पीड दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी तरंग पूछ रही है, तो देखिए इसकी फॉर्मूला क्या होती है, आवृत्ति इक्वल टू तरंग की जो स्पीड होती है उसकी डिवाइड बाय तरंग दैर्ध्य। तो हमें तरंग दैर्ध्य दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 0.60 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसकी स्पीड क्या हुआ, 300 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेंटीमीटर है इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आएगा आंसर 50 किलो हर्ट्ज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो तरंग की गति आएगी वह क्या आएगी, पराश्रव्य तरंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। तो अल्ट्रासाउंड किसे बोला जाता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। देखिए अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वह होती है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से, देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा। जब अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। हिंदी में इसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियों, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैलों तथा डूबे जहाज़ों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही जो तकनीक है वह कौन सी है। तो इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं सोनार। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अल्ट्रासोनिक गूंज उत्पन्न की जाती है और इस सोनार का आविष्कार किया था लुइस नेक्सॉन ने और प्रथम उपयोग किए जाने वाले सोनार थे पॉल लैंगविन द्वारा बनाया गया था। और सोनार का उपयोग हम लोग देख लेते हैं, सैन्य क्षेत्र में भी किया जाता है, शत्रु के पनडुब्बी एवं जलीय जहाज का पता लगाने में, नेविगेशन तथा ढूंढने में, जल के अंदर संचार में। दूसरा है आम जनता के क्षेत्र में, गोताखोर में से संचार में, मछली का पता लगाने में, चिकित्सा में, समुद्र के अंदर मानचित्रण में, इन सभी में सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं उनमें जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसको किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वह रिकॉर्ड होता है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। टेप रिकॉर्डर में ध्वनि तरंग माइक्रोफोन द्वारा कंपन उत्पन्न करते हैं और यह परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे चुंबकीय कोटिंग युक्त टेप पर संग्रहित किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर के टेप पर लौह चुंबकीय पदार्थ का लेपन चढ़ा हुआ होता है, इसलिए इनमें जो साउंड रिकॉर्ड होते हैं उसमें चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है हम लोग इसको किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि का स्तर एवं मानव पर प्रभाव देखते हैं। 80 dB अगर ध्वनि का स्तर है तो वह क्या रहता है, मनुष्य के लिए कष्टप्रद रहता है। और 90 dB अगर रहता है तो वो हमारी श्रवण को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और 95 dB अगर साउंड की स्तर चली जाती है तो हमें क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है, उल्टी होने लगती है। और 130 से 135 dB पर अगर साउंड चला जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। तो 130-135 dB तक की ध्वनि इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अप्रगामी तरंग किससे बनती है। तो अप्रगामी जो तरंग होती है ये बनती है विपरीत दिशा में चलित समान आवृत्ति के दो तरंगे। अब देखिए जो अप्रगामी तरंग होती है वे विपरीत दिशा में चलित समान आवृत्ति की दो तरंगों के अधिरोपण के फलस्वरूप निर्मित होती है। जब समान आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल की दो
प्रगामी तरंगे समान चाल से समान रेखा पर विपरीत दिशा में चलती हुई अधिरोपित होती है तो नई प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और इसी तरंग को कहा जाता है अप्रगामी तरंग। सामान्य शब्द में जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ सिरे से टकराकर लौटती है तो अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। जो अप्रगामी तरंगें होती है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ये तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है। तो जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ये कहलाती है श्रव्य तरंगे या ऑडिबल ध्वनि। इसी को मनुष्य क्या करता है, सुन सकता है। और यहाँ पर देखिए जो अल्ट्रासोनिक है ये क्या होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है और इंफ्रासोनिक जो होती है ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। और यहाँ पर जो होती है हाइपरसोनिक में जो मैक संख्या रहती है ये बड़ी होती है 5 या 10 के बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो कान होती है इसके 3 भाग होते हैं। पहला तो होता है बाह्य कान जो कर्ण नलिका युक्त होता है। दूसरा होता है मध्य कान जिसमें ईयर ड्रम होते हैं, मैलियस, इनकस एवं स्टेपिस इसी भाग में होते हैं। और तीसरी होती है आंतरिक कान जिसमें यूस्टेशियन नली होती है, कोचिला एवं श्रव्य तंत्रिका युक्त होता है। और जब ध्वनि तरंग द्वारा ईयर ड्रम कंपन करता है तो मध्य कर्ण द्वारा ध्वनि आंतरिक कर्ण कोचिला में प्रवेश करता है जिससे हमें क्या होता है, ध्वनि का अनुभव होता है और फिर हमें साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश तरंगदैर्ध्य एवं ध्वनि तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ध्वनि तरंगदैर्ध्य का मान प्रकाश तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए जो साउंड की तरंगदैर्ध्य है ये ग्रेटर होती है किसके, लाइट के तरंगदैर्ध्य से। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और जो प्रकाश तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग माध्यम में संपीड़न एवं विकिरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई तरंग है, वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसके वेव लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए जो ध्वनि तरंग का वेग होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो ध्वनि तरंग की जो वेग होती है वह आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य की मल्टीप्लिकेशन होती है। आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य है एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तु जो होती है उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 से 200 के बीच में होता है तो इस सूचकांक के बीच अगर हो तो वायु प्रदूषण को क्या माना जाता है, इसके स्तर को माध्यम माना जाता है। अब देखिए अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच में हो तो इसमें स्वास्थ्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही गुणवत्ता सूचकांक 51 से 100 के बीच में हो तो संवेदनशील लोगों की सांस लेने में क्या हो जाती है, परेशानी होने लगती है। और यही सूचकांक अगर 101 से 200 के बीच में हो जाए तो यहाँ पर फेफड़े की बीमारी बच्चों में और बूढ़ों में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 130 डेसिमल।
इस डेसिबल या इससे ऊपर के डेसिबल में क्या होने लगता है, कान में दर्द होने लगता है और हमारे कान को क्या होती है, क्षति होती है। तो देखिए हम लोग जो भी ध्वनि की तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापते हैं, और हमारी जो साधारण बातचीत होती है इसकी जो डेसिबल होती है वो 40 से 45 डेसिबल के बीच में होती है, और 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होती है मानव के लिए असहज महसूस करवाती है, और 150 से भी अधिक डेसिबल की ध्वनि में व्यक्ति के मरने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो जो ऑडियो हेडफोन है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नथानिएल बॉल्डविन के द्वारा बनाया गया था। ऑडियो हेडफोन से आवाज को सुनने में अधिक स्पष्टता आती है। हम्फ्री डेवी ने किसका निर्माण किया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा निर्माण किया गया था सेफ्टी लैम्प को। और माइकल फैराडे ने किस क्या किया था? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का खोज। आगे बढ़ते हैं, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट है, तो इसकी जो आवर्तन गति होती है इसको टैकोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से किसको मापते हैं? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से मापा जाता है कार, बस, ट्रक आदि की गति को, और क्रोनोमीटर है, इससे मापा जाता है जल यानों पर सही समय के लिए। तो जितनी भी राउंड वाली चीजें होती, गोल चीजें होती, इनकी स्पीड को मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है यह पूछ रहा है, तो हो जाएगा ओजोन क्षय। ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, यह मनुष्य की कार्य क्षमता को घटा देता है। दूसरा, मनुष्यों में उच्च रक्तचाप, निद्रा का क्षय, मानसिक रोग में वृद्धि तथा हार्मोन के स्तर को भी प्रभावित करता है। तीसरा है, पादपों के पैदावार में भी यह प्रभाव डालता है। लास्ट है, जानवरों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं जिससे वे खतरनाक बन जाते हैं। और ओजोन परत के क्षय का जो मुख्य कारण है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ध्वनि से प्रभावित नहीं होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण पशुओं की मौत का कारण बनते हैं, कर्णनाद होता है और रक्तचाप का भी कारण बनता है। तो ये तीनों ही ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हैं, लेकिन ओजोन परत यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे डैश हैं। तो देखिए ध्वनि तरंगे डैश होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखिए ध्वनि तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्वनि तरंगों को यह एक यांत्रिक तरंग भी है। यह तरंग माध्यम में संपीड़न एवं विरलन के कारण गमन करता है, अतः यह दाब तरंग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में हम मापते हैं, और ध्वनि की निर्वात में गमन नहीं कर सकता, और ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में अधिक होती है। तो यहाँ पर कौन सी असत्य हो गई? विद्युत चुंबकीय तरंगे ये क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, क्योंकि हम जो ध्वनि तरंगे हैं इसको दाब के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है, इसे हम यांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो ध्वनि को भी हम यांत्रिक एनर्जी बोल सकते हैं। और विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो कौन सी होती है? वो जो लाइट होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित क्या नहीं होती है।
अब देखिए, जो ध्वनि की गति होती है दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि की गति पर दबाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर प्रतिबल का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है तो इसका माध्यम पर भी प्रभाव पड़ता है, और प्रकाश की चाल निर्वात में भी प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि का चाल हवा में कितना होता है? ध्वनि का चाल हवा में पूछेगा तो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यह याद रखेंगे कि ध्वनि की गति होती है, उस पर जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तरह का उपयोग करते हैं? एक्सरे का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई अड्डों में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों के उपयोग से थैलों या सूटकेस को भी बिना खोले क्षण भर में स्कैन कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग हवाई अड्डों में किया जाता है। इसके द्वारा हथियार, रुपया तथा अन्य विस्फोटक या नशीली वस्तुओं का भी पता बंद थैलों या सूटकेस में हम लगा सकते हैं। डॉक्टरों द्वारा अस्थियों में दरार, बेरियम मील द्वारा पेट के आंतरिक भागों या सीटी स्कैन द्वारा शरीर के अन्य भागों एवं एंजियोग्राफी द्वारा हृदय के वाल्व में अवरोधकों का पता लगाना भी एक्स किरण की सहायता से आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि को हम मापते हैं डेसिबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वह होता है हाइड्रोजन में। अब देखिए, यहाँ पर इसकी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप लेंगे, वहाँ पर नापेंगे तो हर जगह आपको ध्वनि का जो चाल है वह अलग अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में होता है, और हीलियम में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से कम होती है। तो सबसे अधिक किस में होती है? गैसों में सोचें तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यह रॉन्ग है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है बोल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए, यात्रा करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में गति नहीं कर पाता, इसलिए यह रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, ध्वनि की तरंग की जो है तरंग, इसको यात्रा करने के लिए किसी न किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता तो ज़रूर ही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्रकाश तरंग की बात करता तो प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है? तो देखिए, ध्वनि तरंगे जो खाली स्थान रहती हैं, निर्वात होती हैं, यहाँ पर यात्रा नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशांति। यहाँ बात करते हैं, ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार वह एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी अशांत द्वारा तय की जाती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर करती है, लेकिन ध्वनि का जो दबाव होता है, दबाव ध्वनि पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। ध्वनि की प्रबलता इसके डैश पर निर्भर करती है। तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है यह किस पर निर्भर करती है? यह उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है।
तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिससे हमें कोई भी ध्वनि या तो धीमी या मंद अथवा तीव्र या प्रबल सुनाई देती है। इसे ही हम ध्वनि की क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बात है यहाँ पर पिच ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि हमें मोटा या पतला सुनाई देता है। तो यहीं पर देखिए, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आवृत्ति पर इसलिए निर्भर करती है, जैसे लड़कियों की आवाज़, फीमेल्स में बात करें तो इनमें आवृत्ति ज़्यादा होती है और आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण इनकी जो पिच होती है वह अधिक होती है या इनकी आवाज़ थोड़ी सुरीली होती है। और जो मेल्स होते हैं इनकी जो बोलने की फ्रिक्वेंसी होती है वो एज कम्पेयर टू फीमेल कम होती है, इसलिए इनकी पिच जो होती है वो फीमेल से कम होती है, इसलिए इनका आवाज़ जो होता है वह भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य इसकी है 40 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दी हुई है? आवृत्ति दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 किलो हर्ट्ज। और उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य है यह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 × 10⁻²। ठीक है। और अब हमें इसकी जो वेग होती है, तरंग की वेग, वो इसकी वैल्यू क्या होती है? तरंग की वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 40, और इसको हम लोग चेंज किए थे तो 10⁻², और यहाँ पे किलो हर्ज है तो 10⁻, क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेग कितना आएगा? 1600 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक। अब यहाँ पर हमें समय निकालना है। तरंग में कितना समय लग रहा है तरंग को? तो t समय हो जाएगा, दूरी डिवाइड बाय ध्वनि तरंग का वेग। तो दूरी कितनी दी हुई है? 3.2 किलोमीटर। तो t = 3.2 10⁻3, क्योंकि किलो को हम लोग 10⁻3 में चेंज कर लिए हैं, और इसकी वेग हमने कितना निकाली थी? 1600 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। तो मैंने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप भी एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग का पिच उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? तो ध्वनि क्या होता है? निर्वात से नहीं गुजर सकता है। इसको ध्वनि तरंग को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के जो समय अंतराल होता है वह कम से कम कितना होना चाहिए? तो यह कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो एयर में 0 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो तो इस समय जो ध्वनि की गति होती है वह होती है 331 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आवृत्ति कहते हैं। लेकिन किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती। और गुणता के आधार पर समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में हम अंतर कर पाते हैं। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जो एकल आवृत्ति होती है इसको हम टोन से पहचानते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रसारण केंद्र 71
इंटू 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति, या फिर इसको हम कह सकते हैं 710 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो इसका हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति को हम लोग n से डिनोट कर लेते हैं और तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं और वेग को v से। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 422.5 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में क्या है? ध्वनि क्या होती है? इनमें से एक यांत्रिक लहर है। ध्वनि यांत्रिक लहर है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, उसकी अनुभूति हमें कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के समांतर होती है, तो ऐसी तरंग दैर्ध्य को अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, लेकिन जो ध्वनि होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो ध्वनि अपने आप को रिपीट करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे आप चट्टानों के बीच में जाएंगे तो आप कोई भी चीज बोलेंगे वो आपको रिपीटेड वे में सुनाई देती है, वही क्या है? प्रतिध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि की गति जो है वह 342 मीटर पर सेकेंड है, तो स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगी? तो इसका जो फॉर्मूला है वह क्या है? जैसे यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ध्वनि यहाँ से जा रही है और यहाँ तक गई, फिर यहाँ से टकराई और यहाँ पर आई, तो इसको जो दूरी है स्रोत से परावर्तक सतह यानी स्रोत है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो इसको हम लोग वेग जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स होगा, क्योंकि एक बार साउंड गई और यहाँ से टकरा कर फिर आई, तो ये डिस्टेंस यहाँ से जाने में लगा तो वापस आने में भी d लगा, तो यहाँ पर 2d डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो वेग है वह कितना दिया हुआ है? ध्वनि की जो गति है उसको हम वेग बोलते हैं, ये दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो इंटू कर लेंगे 3 और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 513 मीटर इसकी वैल्यू आएगी। आगे बढ़ते हैं, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो हम लोग जो प्रतिध्वनि होती है, जो रिपीटेड साउंड होता है, उसको लगातार या एक से अधिक बार भी सुन सकते हैं। तो वह किसी घटना के कारण होता है? वह परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि के संचरण की जो घटना है वह कैसी है? तो वायु में ध्वनि के संचरण की जो घटना होती है यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी है, उससे एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है और लहर की जो गति है वह है 20 मीटर पर सेकेंड। तो नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा जो आवश्यक समय है वह कितना लगेगा? तो यहाँ पर देखिए जो हमने पढ़ा है कि वेग इक्वल टू क्या होती है? उसकी आवृत्ति इंटू होती है तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर वेग कितना दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो दूरी दी हुई है, तरंग की दूरी दी हुई है, यह दी हुई है 80। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवृत्ति क्या निकल के आएगी? 1/4। तो जो आवृत्ति होती है वह आवर्तकाल के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो आवृत्ति हमें कितनी मिली? हमें आवृत्ति 1/4 मिली, तो ये 4 ऊपर जाएगी तो समय कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड।
तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है और तरंग के ऊपरी सिरों का जो वेग है वह है 25 मीटर पर सेकेंड। तो नाव की जो हिलने की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वह क्या होगी। तो यह भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। वेग इक्वल टू जो आवृत्ति है वह इनटू उसकी तरंग दैर्ध्य। तो वेग कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी ऊपरी सीमा कितनी है, 100 मीटर। तो इसकी आवृत्ति क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसकी आवृत्ति क्या आएगी, 1/4। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1/4 को हम लोग 0.25 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। तो चलती तरंगों के चढ़ाव की जो गति है वह स्पीड इसकी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी हमें आवृत्ति पूछा है। तो इसकी जो परिभाषा है, इसका जो फॉर्मूला है वह हम क्या लिखते हैं, वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो वेग कितना हुआ है, 25 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो दूरी है तरंग दैर्ध्य की वह कितनी है, 125 मीटर। तो यहाँ पर जो आवृत्ति है वह क्या निकल कर आएगी, यहाँ से ये कटेगा तो यह 5 टाइम्स कटेगा, 1/5 और 1/5 को हम लोग 0.20 भी लिख सकते हैं। तो आवृत्ति कितनी आ गई, 0.25 हर्ट्ज आ गई। नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। तो यह होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर वेग इक्वल टू जो आवृत्ति दी हुई है वह इंटू उसकी तरंग दैर्ध्य। तो वेग कितना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 420 और इसकी जो आवृत्ति दी हुई है यह दी हुई है 820 और यहाँ पे हमसे पूछा है तरंग दैर्ध्य। तो 420 डिवाइड बाय 480 करेंगे तो हमें मिलकर आ जाएगी 0.52 मीटर, यह तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। नेक्स्ट है, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको समझाया था कि ध्वनि की जो पिच होती है वह उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है। तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है, कितने दिया हुआ है, 3.5 किलो हर्ट्ज और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है यह भी दे दी है 0.1 मीटर और डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर। तो इसमें पूछा है समय। तो अब यहाँ पर हमें टाइम पूछ रहा है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इसकी वेग निकाल लेते हैं, स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। तो आवृत्ति कितना हुआ है, 3.5 इंटू 10⁻³ और इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है, 0.1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 350 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय इसकी जो स्पीड है वह। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 700 मीटर और हमने स्पीड क्या निकाली थी, 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स आएगी। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ध्वनि तरंगे स्थानांतरित करती है तो ऊर्जा और संवेग दोनों को, जो ध्वनि तरंगे होती है वह ऊर्जा और संवेग दोनों को ही स्थानांतरित करती है। ध्वनि एक तरंग है जो ऊर्जा एवं संवेग का तो स्थानांतरण करता है लेकिन पदार्थ का संचरण नहीं करता।
ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि तरंग माध्यम की प्रत्यास्थता एवं उसकी जड़त्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलन प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो जो पराध्वनि होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो इसको प्रोड्यूस कर सकता है? तो ये है पोर्पोइसेस। ये क्या करता है? पराध्वनि को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट? तो कौन सी मीडियम में साउंड जो है वो तेज गति से ट्रैवल करती है? तो ये होती है सॉलिड्स में। तो इसकी जो ऑर्डर है वह हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो होती है इनकी ट्रैवल वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, देन उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे लास्ट होती है गैसेस में। और उसके बाद जो निर्वात होती है, वैक्यूम होती है, उसमें तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में करेगी, फिर लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? तो कोई भी विस्फोट होता है तो उसके कारण समुद्र के तल पर जो तरंग या लहरें बनती है वह किस प्रकार की होती है? तो वह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की होती है।